गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग यह देख चुके हैं कि इतिहास के विशेषकर लोक सेवा आयोग बिहार द्वारा जो प्रथम पेपर के प्रथम सेक्शन में स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय कला संस्कृतियों की जो खंड है उसमें हमें अध्ययन करना है। इस खंड में पहला यूनिट या पहला सब्जेक्ट विषय वस्तु के रूप में हम मौर्य कला का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में मौर्य कला पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि मौर्य कला की विशेषताएं क्या है, मौर्य कला की आलोचनाएं क्या है, मौर्य कला का महत्व क्या है, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि बदलते हुए क्वेश्चन के स्वरूप में कि मौर्य कला का संबंध कैसे और किस रूप में बौद्ध धर्म से है। इसमें हम लोग पूरी विशेष जानकारियों के साथ फॉर्मेटिंग स्टाइल में पॉइंट वाइज मौर्य कला का अध्ययन करेंगे ताकि किसी भी छात्र को परीक्षा के हॉल में किसी भी प्रश्न को लिखने में कोई कठिनाई नहीं हो। इसलिए इस वीडियो को इतिहास को आसान बनाने के लिए, कला संस्कृति को महत्वपूर्ण रूप से और प्रश्न के अनुरूप लिखने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं मौर्य कला। मौर्य कला जिसे आप जानते हैं कि भारत में प्रथम साम्राज्य मौर्य शासकों द्वारा जो स्थापित हुई, उस मौर्य साम्राज्य की भारत की प्रथम साम्राज्य बनी और उसी साम्राज्य द्वारा एक लंबे काल में जो कला संस्कृतियों की स्थापित स्वरूप किए गए जो आज तक मौजूद है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। कहा यह जाता है कि मौर्य कला भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता को यदि छोड़ दिया जाए तो इसके पहले ऐसी कोई भी युग या काल नहीं था जिसकी कोई भी स्थापत्य या कलाकृतियाँ वर्तमान तक मौजूद हों, क्योंकि तब ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं और ग्रामीण संस्कृतियों के तहत लोग घास भूस बांस इत्यादि के भवन स्थापत्य या संरचनाओं का निर्माण करते रहे जो बाद के काल में सड़ और गल गए, जिसके कोई अवशेष हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भारतीय इतिहास में मौर्य कला या प्रथम कला दिखाई पड़ता है जो कंटिन्यू यानी क्रमिक रूप से विकसित होकर और बाद के काल तक अपनी विकास की पीढ़ी को बनाए रखा। तो जिसका मुख्य कारण था कि मौर्य काल में शासकों ने कठोर पदार्थ ईंट और पत्थरों के निर्माण से स्थापत्य और कलाओं का निर्माण किया। तो हम लोग इस कला को किस तरह परीक्षा हॉल में लिखेंगे और इसकी विशेषताओं को किस रूप में जानेंगे, ये आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले मौर्य कला का वर्णन करते समय यह एक प्राचीन एवं भारत का क्रमिक कला है जिसका विकास क्रमिक कंटिन्यूटी के साथ है। नहीं, दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग देखते हैं क्योंकि यह कला इसलिए आज जाना जाता है क्योंकि
इसके साक्ष्य आज तक मौजूद है। कठोर पदार्थों द्वारा निर्मित होने के कारण आज तक मौजूद है और यह साक्ष्य के रूप में प्राप्त होता है, जिससे इस कला की बारे में हम लोग जानी गई। मौर्य कला पूर्णतः एक दरबारी कला है। सीमित रूप में लोक कला का भी विकास दिखाई पड़ता है। यानी मौर्य कला को हम अगर दो वर्गों में बांटकर उसको फॉर्मेट रूप में अगर देखते हैं तो वर्णन बेहतर हो सकता है। इंट्रो देने के बाद आप उसको कला को दो वर्गों में बांट दीजिए। एक को कहते हैं दरबारी कला, दूसरे को कहेंगे लोक कला। दरबारी कला में राजकीय संरक्षण प्राप्त किया गया और उसके तहत कला का विकास हुआ, जैसे स्थापत्य कला का विकास, दूसरा स्तंभ कला का विकास हुआ, तीसरा स्तूप कला का विकास, चौथा चैत्य विहार, पांचवा मूर्ति कला। इन सब का विकास हुआ जिसे हम बड़े पैमाने पर देखते हैं। तो मौर्य कला में दरबारी कला के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? स्थापत्य कला, स्तंभ कला, स्तूप कला, चैत्य और मूर्ति कला। यहाँ मूर्ति कला पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप नहीं दिखाई पड़ता है, यानी स्वतंत्र मूर्ति कला स्पष्ट दिखाई कहीं नहीं पड़ता, सीमित जानकारियों को यदि छोड़ दिया जाए तो। जबकि दूसरे तरफ लोक कला के रूप में हम इसको दो रूपों में देखते हैं। एक पाषाण निर्मित यक्षिणी मूर्ति और दूसरा मिट्टी की मूर्तियाँ, सामान्य मिट्टी की बनी अन्य मूर्तियाँ। अतः इंट्रो देने के बाद ये फॉर्मेटिंग रूप देकर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि मौर्य कला किस रूप में क्वेश्चन पूछता है। बार बार आप उठाकर परीक्षा के क्वेश्चंस को देखें। यही पूछा जाता है कि मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें, मौर्य कला के आलोचनात्मक वर्णन और आलोचनात्मक विवेचना करें, मौर्य कला के महत्व की चर्चा करें। इस बार थोड़ा सा रूप बदला है और कहता है विशेषताओं का वर्णन करते हुए बौद्ध धर्म से इसके संबंध को भी स्थापित करें। कैसे? तो हम लोग मौर्य कला की विशेषता पर विशेष ध्यान देंगे। दूसरा, इसके अंदर यह पार्ट आपको जानना जरूरी है कि विशेषता में मौर्य कला की समग्र स्थापत्य कला, स्तंभ कला, स्तूप कला, चैत्य गुहा या मूर्ति कला, या फिर लोक कला के अंदर यक्षिणी या मृण मूर्ति कला, अगर आप देख लें तो इसकी विशेषताओं को यदि लिख दें तो बेशक मौर्य कला की विशेषताएं कंप्लीट होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कभी कभी तोड़ कर पूछा गया है कि मौर्य कला की मूर्ति कला की विशेषताओं की चर्चा करें, मौर्य कला की स्थापत्य भवन की
कला की विशेषताओं का वर्णन करें। दैट मीन्स यह होता है कि एक एक पार्ट का अगर विशेषताओं को हम अगर जान जाएं तो समग्र विशेषता पूछता है तब तो समेट कर हम लिख ही लेंगे, लेकिन अगर सिंगल पार्ट की अगर विशेषता पूछता है तब भी आप लिख सके, ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि स्थापत्य कला का बार बार पूछ चुका है, मूर्ति कला का पूछ चुका है, इस स्थापत्य में स्तूप भी प्रवेश कर जाता है, तो स्थापत्य के रूप में स्थापत्य और स्तूप दो हो जाते हैं, लेकिन स्तंभ उस स्थापत्य में नहीं आएंगे। इसलिए ऐसा लगता है कि स्तंभ कला को एक अलग से भी सवाल उठ सकता है। यह भी पूछ सकता है कि मौर्यकालीन स्तंभ कला की विशेषताओं का वर्णन करें। स्थापत्यों के साथ साथ स्तंभ कला की विशेषताओं का भी वर्णन करें, तो यह एक यूनिक और अलग क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए हम लोग इन सभी सेक्शन के प्रत्येक भाग का अलग अलग विशेषता देख लें तो मेरे समझ से आप किसी भी परीक्षा में किसी भी तरह पूछे गए प्रश्न का उचित जवाब आप रख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रत्येक की विशेषताओं को। मौर्य कला में दरबारी लिखते समय विशेष ध्यान यह रखा जाता है कि परिचय बहुत बड़ा नहीं हो, परिचय छोटा हो, सीमित हो और मुख्य ध्यान उस बिंदु पर दिया जाए जो कि सवाल आपसे पूछे गए हैं। अधिकांश विद्यार्थी छात्र यह करते हैं कि एक पेज का इंट्रोडक्शन ही लिख जाते हैं जिसमें उसकी राजनीतिक घटनाओं की चर्चा हो जाती है, सामाजिक आर्थिक घटनाओं की चर्चा हो जाती है, साम्राज्य विस्तार की चर्चा हो जाती है, जबकि यह कहीं से भी उचित नहीं बनता है कला सेक्शन में इसकी वर्णन करने का। तो आइए पहला हम लोग देखते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला ढेर सारे साक्ष्य मिले हैं। खुदाई उपरांत प्राप्त साक्ष्य मौर्यकालीन कुम्हरार से और कई स्थलों से चैत्य गुहा के रूप में भी ढेर सारे और भवन के रूप में भी अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के भवन ही मिले हैं, तो उनके कुछ अवशेष मिले हैं। उनकी चर्चा साहित्यों में बाद के कालों में भी हुई है। उससे स्पष्ट होता है कि स्थापत्य कला इनकी काफ़ी भव्य और विशाल और मजबूत थी। इसमें हम कैसे लिखेंगे तो स्थापत्य की विशेषता पॉइंट 1 होता है कि निर्माण सामग्री का प्रयोग। इसमें हम चर्चा करेंगे कि चूंकि मौर्य काल के पहले यानी पूर्व जो भी स्थापत्य या किसी भी संरचनाओं का निर्माण किया गया जिसमें घास भूस बांस लकड़ी का ज़्यादा प्रयोग हुआ, यही कारण था कि वे सड़ गए, बाद के काल तक उनके अवशेष बचे नहीं रहे। लेकिन मौर्य काल में पहली बार कठोर पदार्थ जैसे ईंट, लाल बलुए पत्थर इत्यादि से स्थापत्यों का निर्माण किया गया, जो कि न केवल उस समय तक बल्कि बाद के काल और आज तक उसके साक्ष्य मौजूद हैं, जो मौर्य कला की तकनीक से लेकर निर्माण विधि से लेकर संपूर्ण उसकी विशेषताओं की वर्णन करता है। मौर्य काल में कुम्हरार से प्राप्त अशोक द्वारा और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित दरबार और उसके स्तंभ जो काफ़ी उन्नत किस्म के थे, भवन जो राजभवन के हिस्सा थे
बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसमें कलाकार की निर्माण सामग्री महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि वह कठोर और ठोस पदार्थों का नहीं होता तो बेशक क्या होता, वो भी नष्ट हो गए होते और हम लोग मौर्य कला से परिचित नहीं हो पाते। दूसरी विशेषता के रूप में स्थापत्य के हम यह देखते हैं कि स्थापत्य और भवनों के निर्माण पर ये सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। सुरक्षा पर विशेष ध्यान। मेगास्थनीज के विवरणों से तथा अन्य स्रोत से यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि गंगा और सोन के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। नगर को सुरक्षित करने के लिए किले के चारों तरफ 60 फीट गहरी और 600 फीट चौड़ी खाई बनाई गई ताकि नगर पर कोई प्रवेश सामान्य तौर पर या आक्रमण करके आसानी से नहीं किया जा सके। साथ ही साथ नगर और स्थापत्यों के निर्माण में मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया, मजबूत लकड़ियों का भी प्रयोग किया गया, सागवान और सखुआ जैसे मजबूत लकड़ियों को भी इस्तेमाल किया गया। और नगर में प्रवेश के लिए 64 द्वार बनाए गए। नगर की चारों तरफ देखरेख और सुरक्षा के दृष्टिकोण से 570 बुर्ज बनाए गए। भवनों को मजबूत बनाने के लिए उसमें मजबूत लकड़ी और पत्थर के स्तंभ स्थापित किए गए। यह सब सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूती के नामक सुरक्षा और आक्रामक नामक दोनों तरह की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया गया। यही कारण था कि मौर्य साम्राज्य की संपूर्ण स्थापत्य लंबे समय तक जीवंत रहा, लंबे समय तक मौजूद रहा। तीसरा पॉइंट हमारा होता है वह है भव्य एवं विशाल संरचनाएं। भव्य एवं विशाल संरचना। बेशक मौर्य काल में पाटलिपुत्र नगर और नगरों में भव्य और विशाल भवनों का निर्माण किए गए, राज दरबार का निर्माण किया गया। यह विशालता इतना बड़ा था जिसको एरियन ने देखकर, मध्य एशियाई यात्री, यूनानी यात्री एरियन ने देखकर कहा कि यह तो सुसा और एकबतना के नगरों से, एरियन ने क्या विवरण दिया, सुसा और एकबतना जैसे नगरों से भी विशाल और भव्य है। जबकि 600 वर्षों के बाद नगर के, यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के 600 वर्षों के बाद फाहियान चीनी यात्री जब आते हैं तो वह भी बतलाता है कि यह नगर इतना भव्य और सुंदर है कि इसकी तुलना देव निर्मित से उसने की। अतः यह स्थापत्य की विशेषता थी कि भव्य और विशाल तथा सुंदर बनाया गया था, जिसके उल्लेख बाद के और समकालीन देशी के छोड़कर विदेशी यात्रियों ने और विदेशी लेखकों ने इसका उल्लेख किया है। इसका यह मौर्य स्थापत्य कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। देन चौथा है सुंदर एवं सादगीता का प्रतीक। साहित्यों के साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि मौर्य काल में जो भवन और स्थापत्य का निर्माण किए गए उन्हें सुंदर भी बनाने का प्रयास किया गया। यही कारण था कि स्तंभों को चिकनी ओपदार पॉलिश का प्रयोग करके उन्हें सुंदर बनाया गया। तो साथ ही साथ भवनों के अन्य भागों को सजावट करने के दृष्टिकोण से बृहद पैमाने पर
कास्ट यानी लकड़ी के संरचनाओं का भी निर्माण किए गए, लकड़ी का भी प्रयोग किया गया ताकि महल और भवन सुंदर और विशाल और भव्य भी दिख सके, साथ ही साथ उसमें सादगीता भी दिखे, यानी भड़काऊपन के नहीं बल्कि सादगीता पर अधिक बल दिया गया। यही नहीं, महल और भवनों के सामने उसके अगल बगल बाग बगीचे और छोटे तालाबों का भी निर्माण किया गया, जो कि मौर्य कला की एक प्रमुख विशेषता मानी गई, जिससे यह सुंदर और सादगीता का प्रतीक बना। यानी स्थापत्य कला के विशेष भवन सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो ये 4 विशेषताएं बनती हैं। दूसरे हम एक एक करके देखते हैं। अब स्तंभ को देखते हैं तो उसकी विशेषताएं अलग है, फिर स्तूप देखते हैं तो उसकी विशेषताएं कुछ अलग है, फिर हम चैत्य और गुहा देखते हैं तो उसकी विशेषताएं अलग है। यानी इस केवल स्थापत्य की ये अलग अलग सेक्शनों को हम अलग अलग तोड़कर विशेषता देखें तो कई महत्वपूर्ण विशेषताएं उभर कर आती है। और यदि मौर्य स्थापत्य की विशेषता पूछी जाती है तो समग्र को आप जोड़ दें तो आपकी पूरी मौर्य कला की विशेषता हो जाएगी। आइए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं